वेलकम ऑल एस्पिरेंट्स टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज एक नई चीज तो खैर नहीं, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, दैट इज द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। आप सभी को पता है, पॉलिटी में पढ़ा है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है वो साल का पहला सेशन और जनरल इलेक्शंस के बाद का पहला सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस से शुरुआत होती है टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति महोदया जो है वो जॉइंटली एड्रेस करते हैं। और ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, कि सरकार की पॉलिसीज का स्टेटमेंट होता है। यहां पर जो प्रेसिडेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसलिए अगर आप में से आप लोगों ने अगर प्रेसिडेंशियल एड्रेस को लाइव सुना होगा तो वहां बार बार प्रेसिडेंट कह रही थी मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरी सरकार ने ऐसा किया, तो वो बेसिकली सरकार की तरफ से प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट होता है। अब सर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां सरकार की साल भर की पॉलिसीज का जो है की हाइलाइट्स अवेलेबल होता है। वो ये बताती हैं कि सरकार ने क्या क्या किया, और वो ये भी बता रही थी कि क्या क्या सरकार के एस्पिरेशंस हैं आने वाले साल के। और इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ स्कीम्स का नाम लिया गया, और जैसे ही कुछ स्कीम्स का नाम लिया जाता है वो हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट, खासतौर पे वो जो तैयारी कर रहे हैं इस बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। और ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका सेकेंड फेज में इंटरव्यू होने वाला है। आपको उन सारी स्कीम्स पर ध्यान देना पड़ता है जिसको गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है। तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है तो वो स्कीम हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम दो काम एक साथ करेंगे। हम एक तो डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आखिर कहा क्या गया, मैडम प्रेसिडेंट ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, हम उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। और हम उन स्कीम्स के बारे में भी देखेंगे जो कि उसमें लिस्ट आउट थी। मतलब दो चीजें हैं, एक तो डिकोडिंग कर रहे हैं, एक कर रहे हैं कि भाई क्या क्या कहा, उसका क्या समरी है क्या नहीं है, और दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्या वो स्कीम्स का मेजर एस्पेक्ट्स है, मेजर फीचर्स हैं उन स्कीम्स का जो कि उन्होंने लिस्ट आउट किया, जो उनके एड्रेस में जिनको ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। सवाल सबसे पहला यही कि सर इकोनॉमी और फाइनेंस के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट ने क्या कहा। सो यस, हाईलाइट ये है, इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, सर किसको ओवरटेक किया, हमसे ऊपर कौन कौन है, टॉप 3 में कौन कौन है, ये एनालिसिस जो है आई ऑलवेज लीव दिस टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आप ये थोड़ा सा ये एफर्ट लगा के जब आप सर्च कर रहे होते हो ना, आपको एक बहुत बड़ा कंजम्पशन ऑफ नॉलेज मिलता है जो आपके लिए यूजफुल है। You have to consume knowledge. You have to consume knowledge. Always remember. और यहां पर जैसे अब सर आपने लिखा, इस पे एक स्टेप मैं चाहूंगा आप लोग भी लें, जो एस्पिरेंट्स हैं वो लें, क्योंकि यहीं आपकी सिंसियरिटी, यहीं आपका जो सीरियसनेस है टुवर्ड्स दिस एग्जाम दिखेगा। तो पहली चीज उन्होंने हाईलाइट की दैट इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हाईलाइट किया। मॉनेटरी बेनिफिट्स को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू गए हैं, दे आर मोर देन 27 लाख करोड़ रुपीज। 300 से ज्यादा स्कीम्स में, मतलब डीबीटी पे बात हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे बात हुई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्या एलिमेंट्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू हैव टू थोड़ा सा डिकोड करने की जरूरत है कि क्यों कह रहे हैं और यूपीएससी क्या इंटरेस्ट दिखाएगा। यूपीएससी इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाता है। सो पहली चीज जो हाईलाइट हुई इन दिस, एंड दैट इज योर व्हाट India has become the 5th largest economy. अब ये 5th largest economy on exchange rate है या PPP है? PPP के बेसिस पे हम कौन से नंबर पे आते हैं, एक्सचेंज रेट के बेसिस पे हम कौन से नंबर पे आते हैं, इस पे कंसेप्ट्स आ जाते हैं। फाइन, सो ऑल ऑफ यू नो, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अब हम एक्सचेंज रेट बेसिस पे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हाईलाइट किया गया, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है, कैसे बैंक्स इन्वॉल्व हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो जैम ट्रिनिटी का है, ध्यान रखिएगा। जनधन, आधार, मोबाइल, इस जैम ट्रिनिटी का इस डीबीटी में बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज बीन ब्रॉट इन द इनकम टैक्स सिस्टम। फेसलेस असेसमेंट जी, फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट क्या होता है टैक्सेशन में, कि आपको जो है हर बार आप ऑनलाइन कर सकते हैं,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपना असेसमेंट दीजिए ऑनलाइन, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करिए। जीएसटी वालों के लिए काफ़ी आसानी हुई। एंड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, एंड दैट इज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GM। सो ये क्या है, और ये इसमें जो हाईलाइट की गई बात थी कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस जो हैं, और दैट्स अ बिग वॉल्यूम। मतलब 3 लाख करोड़ को अगर लिखना चाहें तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 और फिर उसके आगे 1 2 3 4 5, बोर्ड ख़त्म हो गया 2 जीरो और आते हैं। 3 लाख करोड़ रुपीज़, 3 लाख करोड़ रुपीज़ जो है, दिस इज अ बेटर वे, ये वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है जो सरकार कह रही है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में था, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, ये एक वैलिड फिगर हो जाता है, ये एक ऑथेंटिकेटेड फिगर हो जाता है। इतना ट्रांजैक्शन हुआ है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू। अब सवाल है कि सर ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। पहली चीज क्या है कि सर ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जिसके तहत जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, CPSEs हैं, जितनी भी इस तरीके की सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहां से व्हाट दे आर ऑर्डरिंग। अब ई मार्केट है तो मार्केट में किस चीज का होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में क्या कर रहे होंगे? मार्केट में ये काम कर रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सरकारी, बेसिकली ये सरकारी अमेजन है, इसको ऐसा समझिए। सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए और सरकारी जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ये एक अमेजन है, एक फ्लिपकार्ट है, जहाँ से वो अपना सामान खरीदते हैं और सर्विसेज भी ऑर्डर करते हैं। एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ देम। मतलब अब सरकारी जितने तंत्र हैं, सरकारी डिपार्टमेंट जितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, उनके लिए ये मैंडेटरी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म जहां यूपीएससी ट्रैप करता है। मैंडेटरी है क्या? कि वो यहां से इन ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो है वहां से इसको परचेज करे। जो ये लॉन्च जरूर 2016 में हुआ था, ये लॉन्च जरूर 2016 में हुआ था, लेकिन एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्योंकि पिछले 2-3 सालों का अगर मैं ट्रेंड देखूं खासतौर पे स्कीम्स को लेके, तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ से पूछे जा रहे हैं। मतलब 2015 का कोई एक्ट पूछ लिया था, पिछले साल ही पूछा था, 5 साल पुराना एक्ट पूछ लिया, कभी 2013 का कोई एक्ट पूछ लिया। तो अब वहां तक अगर जाना है तो हम सारा तो पिछला पूरा नहीं पढ़ सकते, सारी चीजें तो पुरानी कवर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इन चीजों पे हाईलाइट करेंगे जो यहां पर है, पुरानी है लेकिन अभी हाईलाइट हुई है, हम उनकी बात करेंगे। फाइन। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल एड्रेस में किसकी बात थी? प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बात थी बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट 2016 का। उसमें बात थी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 2016 की, विच इज व्हाट टू क्रिएट अ करप्शन फ्री इकोसिस्टम, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये 2 एक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं। ये 2 एक्ट्स हाईलाइट हुए हैं क्योंकि मैंने जो पेपर का एनालिसिस है वो कह रहा है कि पीछे की चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस। सो क्विकली देखते हैं कि क्या है ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, क्या है ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 2016। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेनामी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जहां पर जिसके नाम से प्रॉपर्टी ली गई है वो कोई और है और जिसने एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है वो कोई और है। मगर अगर इसका मतलब ये कि कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और उसने क्या किया है, उसने अपने नौकर के नाम से, ड्राइवर के नाम से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब जो उसका रियल बेनिफिशियरी है, जो उस
प्रॉपर्टी का रियल बेनिफिशियरी और प्रॉपर्टी जिसके नाम पर है, दोनों अलग है। सरकार ने इन चीज़ों को टारगेट किया 2016 में। इसमें एक एडजुडिकेटिंग ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ। एडजुडिकेटिंग ट्रिब्यूनल सेटअप होने के बाद उसके अगेंस्ट एक एपिलेट ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ और वहाँ पर इन सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, जनरली जो इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं। सो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स उन सारी प्रॉपर्टीज़ को, उन सारी चीज़ों को टारगेट किया गया जो बेनामी आती। बेनामी ट्रांजैक्शंस या बेनामदारी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें बेनिफिशियरी कोई और है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन किसी और के नाम पे हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके इसके अगेंस्ट जो भी केस था इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ करने की, एज इन कि उनको जो है जब्त कर लिया जाएगा, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये आया है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो एडजुडिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो बात हुई है इसमें, आप एक बार उसको ध्यान रखिएगा कि ट्रिब्यूनल कौन है और इसका चेयरमैन कौन हो सकता है। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एन एडजुडिकेटिंग ट्रिब्यूनल, दिस इज एन एडजुडिकेटिंग ट्रिब्यूनल और दिस इज हेडेड बाय समवन हु इज फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब एडजुडिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। और 1 साल के अंदर इनके ऊपर, हाँ ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस पे केस डिस्पोज ऑफ करने का टाइम लिमिट 1 ईयर है। मतलब जब अथॉरिटीज़ इन चीज़ों को इनिशिएट करेंगी, जब अथॉरिटीज़ इन चीज़ों को इनिशिएट करेंगी तो 1 साल का समय होता है इस अथॉरिटी के पास कि वो इन केसेस को क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे। फिर आता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में क्या था कि जो पैसे की चोरी करके देश छोड़ के भाग गए उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, ठीक है। जब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त हो जाएगी इन अंडर दिस एक्ट, उनको पहले नोटिस, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई भाग गया है तो उसको पहले टाइम दिया जाता है। एंड अंडर दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, अंडर दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, पहली चीज तो ये कि इसमें फ्यूजिटिव कौन कहलाएगा, भगौड़ा कौन कहलाएगा जिसने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है। ये क्वेश्चन ट्रैप में आ सकता है। इसमें फ्यूजिटिव वो है जिसने या तो कोई चेक डिसऑनर किया हो, या मनी लॉन्ड्रिंग की हो, या उसने किसी और तरीके का इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो, या उसने जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स हैं उसकी काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी और गवर्नमेंट स्टैम्प्स हो और इसके अगेंस्ट नोटिस इशू हुआ हो एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इकोनॉमिक फ्रॉड इज मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। ये एक बेसिक चीज़ है। स्पेशल कोर्ट्स, और ये कहाँ सुना जाएगा, दिस इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट है ये पीएमएलए के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो वो हैं एक्ट है, उसके अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स सेटअप हुई हैं, ये केस वहाँ पे सुना जाएगा। पहले उसे नोटिस दिया जाएगा, वो नहीं मानेगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। अगर वो अपीयर नहीं होता है इसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके जो है अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, चेक डिसऑनर, काउंटरफीटिंग, काउंटरफीटिंग किसी चीज़ की भी हो सकती है, करेंसी की भी हो सकती है और गवर्नमेंट स्टैम्प्स की भी हो सकती है। चेक डिसऑनर हो सकता है, काउंटरफीटिंग हो सकती है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें दे आर फ्रॉडिंग, मेकिंग अ फ्रॉड विद द क्रेडिटर्स, मतलब जो उनके क्रेडिटर्स हैं, डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, इन लोगों को ये किया जा सकता है। लेकिन इसका वॉल्यूम, मतलब भगौड़ा और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब इनमें से किसी भी चीज़ में से एक हो और उसका वॉल्यूम 100 करोड़ से ज़्यादा हो। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो ये वो कोर्ट वोट तो नहीं, कोर्ट पूछ सकते हैं, पीएमएलए पूछ सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट कहाँ सुना जाएगा। ये स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों को डिसऑनर करना या कौन कौन से जो एक्ट है उनको इकोनॉमिक ऑफेंस माना गया है इस एक्ट में, और इसकी सुनवाई किस स्पेशल कोर्ट में होती है, एज एन पीएमएलए के थ्रू ही हो रही है या किसी और, वो पीएमएलए की जगह, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की जगह किसी और कोर्ट का भी नाम लिख सकते हैं, किसी और एक्ट का नाम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं है इसके लिए।
इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल नहीं है। जो स्पेशल कोर्ट्स पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देख रही हैं, वही कोर्ट जो है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है 2018 जो है वो उसको डील करेंगी। फाइन, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में क्या मुख्य बातें राष्ट्रपति महोदया ने कही। खास तौर पे नाम लिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा चुके हैं ऑलरेडी टू प्रोवाइड फ्री ग्रेन्स टू द पुअर। उसके अलावा जो मेन दूसरी चीज़ का नाम लिया गया वो था पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम किसान हम जिसे कहते हैं। और इसमें व्हाट शी हैज़ हाईलाइटेड दैट देयर वाज अ प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। अब यहाँ पर सर ये स्मॉल फार्मर्स आ गया, इंटरेस्टिंग हो जाता है कि मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर का क्या कैटेगराइजेशन है। मार्जिनल मतलब जिसकी ज़मीन या जिसकी लैंड होल्डिंग के पास जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, दैट इज़ मार्जिनल फार्मर। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है तो स्मॉल फार्मर, और 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच है तो मीडियम फार्मर, और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो लार्ज फार्मर। ये एक क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का नाम लिया गया। इसके बारे में आपको हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में ना आए, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पर एग्रीकल्चरल में जो फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे रही है उसका सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है मेंस में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ना कि हम इसको सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स बड़ा पास में है और प्रीलिम्स हमारे लिए बड़ा टारगेट है एज ऑफ नाउ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेंस का भी दिमाग ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर और इसकी जगह फार्मर्स टर्म भी आ जाएगा, तो आपको इन सारी बातों को एनलिस्ट करना है। डेटा लिख दोगे तो खैर क्या कहने, आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन नहीं भी लिख पाओगे, अप्रॉक्सीमेट डेटा भी लिखोगे तो इट इज़ गुड, वेल इनफ। सो किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ भैया देखो ये जो है ना मिलेट को बहुत अच्छे से करके जाना है। मिलेट का नाम बार बार आ रहा है और मेरे दिल कहता है, मतलब गट फीलिंग है, गलत हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मिलेट पे सवाल आया ना तो मिलेट पे सवाल आएगा 4-5 क्रॉप्स के नाम दे दिए जाएंगे और इसमें से किसको मिलेट कहते हैं या कौन सी मेजर मिलेट है या कौन सी माइनर मिलेट है। सो मिलेट्स आर इम्पॉर्टेंट हियर। सो दीज स्कीम्स, दीज आर ऑल नो कंटिन्यूड स्कीम्स हैं। किसान ये 12,000 रुपये साल वाली जो 6,000 रुपये साल, आई एम सॉरी 6,000 रुपीज़ पर ईयर, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट, ये वो वाली स्कीम है जिसमें किसानों को दिया जा रहा है, फाइनेंशियल एक्सेस दिया रहा है। गरीब कल्याण योजना में जो है फ्री फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो पुअरेस्ट सेक्शन है पॉपुलेशन का उसको किसान क्रेडिट कार्ड इज़ एग्रीकल्चर क्रेडिट में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस बार जो मुझे कंसर्न लग रहा है ना, इस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। इस पे कंस पे मिलेट पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रहा था जहां पार्लियामेंट, द सेशन इज गोइंग ऑन ना, द बजट सेशन में पार्लियामेंट के कैंटीन में जो है मिलेट से बने हुए ट्रेडिशनल जो फूड है, जो ट्रेडिशनल क्यूजीन है, जो मिलेट्स पे बेस्ड है, मोटे अनाजों पे बेस्ड है, वो वहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा मिलेट हो रहा है तो मिलेट कुछ ना कुछ तो आना तय है, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें इस बार प्रीलिम्स के पेपर में दिखेगा अबाउट मिलेट्स। सो जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू कि मिलेट्स एक्चुअली होते क्या है। सो मिलेट्स, इसमें आ जाएगा आपका ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, लोकल नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, फिंगर मिलेट, टॉर्सो मिलेट, इस तरीके से मिलेट्स हैं। रागी, ये जो है मेजर कुछ मिलेट्स हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इंडिया ने 2018 में 2018 वाज द नेशनल ईयर ऑन मिलेट्स, तो थोड़ा सा पीछे ले जा सकती है यूपीएससी, दैट इज नेशनल ईयर हमने बनाया था, मतलब हमारे कंटेक्स्ट में हमने देखा था कि ये इन क्रॉप्स को हम ऑलरेडी से, जिसको आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स करा जा रहा है, हमने 2018 में ऑलरेडी इसे नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कह दिया था। सवाल आ सकता है, ये भी आ सकता है कि इंडिया ने कभी दिस नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने 2018 में किया था रिसेंट टाइम्स में, और ये जो मेजर क्रॉप्स हैं ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज जो हैं, इनका
थोड़ा सा इसमें से ये देख लेना यार, वन थिंग दैट आई फील, एक स्टेप और अगर इन बेसिक्स की तरफ जाएंगे तो रबी खरीफ देख लेना, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मुझे जो लग रहा है इन्हीं में से कुछ आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप मिलेट्स पढ़ेंगे और आपको यही नहीं पता मिलेट्स क्या होते हैं, तो फिर यूपीएससी बोलेगा कि भाई साहब थैंक यू सो मच, नॉट रिक्वायर्ड। सो लिस्ट ऑफ मिलेट्स में हमने क्या ये ध्यान रखिएगा, ज्वार, बाजरा की हमने बात की, उसके अलावा हमने देखा आपका कोदो है, आपका कुटकी है, रागी है, कुट्टू जिसे कहते हैं, और प्रोसो मिलेट चीना वो भी होता है। सो मल्टीपल क्रॉप्स हैं, यू कैन गो थ्रू, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट, बार बार मिलेट्स का नाम आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, क्योंकि ये ना हुआ क्या, ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, कई बार पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमारे कवरेज एरिया से बाहर चली जाती हैं, हमारे नोट्स में से, हमारे करंट इवेंट्स में से बाहर चली जाती हैं। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन। सो एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट, पहली चीज़ तो ये है कि ये एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना है, खासतौर पे जो किसान है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपको ख़तरा है। वो है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग लोन, उसके अलावा कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स हाउस होल्ड, वर्किंग कैपिटल जो फार्म एसेट्स और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, दिस इज़ लाइक द मेजर थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू दी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान सम्मान निधि के बारे में हम देख ही चुके हैं कि वो जो 6,000 रुपीज़ पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और अप टू 2 हेक्टेयर्स, ओके इफ दिस इज नॉट विजिबल, किसान सम्मान निधि में अप टू 2 हेक्टेयर्स वाला फिगर ध्यान रखना, मतलब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को टारगेट कर रहा है, जिनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम है। ये स्कीम सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो नो डाउट India has become a major exporter of mobile phones, and this is a very good achievement for us here. We should applaud our country and our all engineers and all those workers who are involved in this. हम बिल्कुल उनके बारे में मतलब we should give a good applause to them. और export of toys, imports जो है वो नीचे आया है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, अच्छी चीज़ है ये। आपको फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है किसमें, मेंस में, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके आंसर को एनहांस डेफिनेटली करेंगी, ये चीज़ें आपके आंसर को एनहांस करेंगी कि ये क्या वो है। उसके अलावा खादी एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ का मेंशन था, 1 लाख करोड़ रुपीज़, और the sale of khadi has increased by 4 times over the last few years, and this is a very good thing. Apart from that, global innovation index में जहां हम 2015 में 81st पोजीशन पे थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, आज हम 40वीं पोजीशन पे आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, दैट्स अ बिग नंबर। मतलब पहले 7 साल 8 साल पहले कुछ 100 ऐसे स्टार्टअप्स होते थे, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सारी चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट दिखता है कि आज हमारे देश में 90,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। एंड यस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो 2022 में आप देख सकते हैं दैट जितना लाइक दिस इज़ लाइक मोर टुवर्ड्स इनोवेशन एंड दिस इज़ द लीस्ट टुवर्ड्स इनोवेशन, और हम यहाँ कहीं हैं। दिस इज़ इंडिया, आप देख सकते हैं। चाइना, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका अभी भी लीड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2022 व्हिच सीक्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दूसरे देशों के मुकाबले अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ऑफ द टोटल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा है इंडिया का इन कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिले करने के लिए। एंड बेसिकली मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो ऐसी जगह जहाँ पर
एक नहीं मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एयरपोर्ट के पास ही कंटेनर हो गया, वहीं से रोड है, वहीं से एक स्टेशन निकल आया, रेलवे स्टेशन निकल आया, मान लो कोई रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, इनलैंड पोर्ट है या कोई मरीन पोर्ट है, वहीं पर जो है एयरपोर्ट भी हो गया, वहाँ से ट्रेन भी निकल रही है तो शिप भी हो गया, रोड तो ऑफकोर्स है ही, सो रोड भी हो गया, रेल भी हो गया, वाटर कनेक्टिविटी भी हो गई, एयर कनेक्टिविटी हो गई, सारी एक जगह। तो ऐसे हम हब्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार के मास्टर प्लान में भी है कि इस तरीके के जो है वो हब्स क्रिएट किए जाए जहाँ पर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो। अगर हम नेशनल हाईवेज का नेटवर्क देखें, फिनोमिनल वर्क डन बाय कंट्री गवर्नमेंट इन रोड्स, अनडाउटेडली पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा यही कहता है कि रोड्स पिछले 8-10 साल में बेहतरीन हो गए इंडिया के, और आगे और अच्छे होंगे। एंड दिस इज एविडेंट बाय द फैक्ट दैट कि जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है दैट हैज ग्रोन बाय मोर देन 55% इन पास्ट 7 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 years, यस। 550 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कनेक्टेड बाय द भारतमाला प्रोजेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए, खासतौर पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स थे, 50 तक ले जाएंगे, मतलब जॉब्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इससे बढ़ेगी हमारी जीडीपी। इससे भारत एक सशक्त, एक डेवलप्ड कंट्री, जो इसमें सपना देखा गया है वो सपना यही है कि हमें 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड, विकसित देश बनाना है 100 साल आज़ादी के। एंड दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग, दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अगर बात करें तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एज इन टोटल कॉस्ट, अभी हमारा करीब 14% के आसपास है, 14% के आसपास है। अब हमें इसे जो है 10% पे लेके आना है। लॉजिस्टिक एम्प्लॉयमेंट, अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा तो 10 to 15 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। उसके अलावा जो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री है, कोल्ड चेन इंडस्ट्री, उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, और एग्रीकल्चर लॉसेस लेस देन 5% पे लेके आना है। एग्रीकल्चर लॉसेस अभी हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर हमारा लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, तो ये जो है 5% से नीचे आएगा। मतलब किसान के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप होगी अवेलेबल, ज़्यादा क्रॉप अवेलेबल होगी, जिससे कि वो सेल आउट करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज improves India's rank in LPI to less than 30. Now this LPI is लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग को बेहतर करना, और सिंगल पॉइंट एंट्री की हमने बात की है, ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स, मल्टी मोडल जो दिस कनेक्टिविटी है या मल्टी मोडल हब्स हैं, पोर्ट्स हैं, उसको हमें डेवलप करना है इन दिस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। फिर बात करें नेशनल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, टारगेट क्या है दैट हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा ख्वाब है हमें उसे पूरा करना है, एंड दैट हमें अपनी कार्गो कैपेसिटी बढ़ानी है। कार्गो मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इस पीएम गति शक्ति का टोटल जो बजट है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़, 110 लाख करोड़ रुपीज़, और मतलब दिस इज़ बेसिकली अ मास्टर प्लान। और इसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ हब किया गया है, एक साथ क्लब किया गया है। 16 मिनिस्ट्रीज़ एक साथ काम करती हैं, रियल टाइम इनकी मॉनिटरिंग होती है, रियल टाइम प्रोग्रेस को जो है अपडेट किया जाता है। और इसके तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप हो रहे हैं। इसके तहत रोड्स के नेटवर्क को बढ़ाना है, एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क को बढ़ाना है। 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरड्रोम्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें 4G कनेक्टिविटी को मतलब अनइंटरप्टेड 4G कनेक्टिविटी पहुंचानी है हर गांव तक। मतलब इट इज़ अ मल्टीपल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, एंड दिस इज़, एंड ट्रस्ट मी, ये रियलाइजेशन जब इसका होगा तो इंडिया का जो प्रोग्रेस का लेवल होगा दैट वुड बी रियली ग्रेट, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ दीज थिंग्स यार। मतलब हमारे देश का किसान, इंजीनियर, मजदूर, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, हर कोई मेहनत कर रहा है। हमको लगता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बिल्कुल हर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आपका हमारा भी, हम टैक्स दे रहे हैं वो आपका कंट्रीब्यूशन है। आप
रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। आप अपने सारे जो भी टोल्स हैं, टैक्सेस हैं, फीस हैं, सारी चीज़ें आप टाइम पे जमा कर रहे हैं, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। एवरी वन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड यस, इफ़ ये ऐसे ही चलता रहा, डेफिनेटली अगले 25 साल में हम ज़रूर एक विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। भारतमाला connecting India like never before, 34,800 kilometers of road, 5,35,000 crore rupees to be invested, and ये था अगले 5 मतलब ये पहले का टारगेट था, आउट ऑफ दैट दिस इज़ टू बी कंप्लीटेड। और सबसे बड़ी चीज़ कि जॉब जो है जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। रेलवेज़ की बात करें, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ट्विस्ट करके पूछ लिया तो परेशान हो जाओगे कि लार्जेस्ट है कि नहीं है। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बनने की तरफ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हुआ करते थे हिली रीजन्स में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के हों, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। 2 स्कीम्स का जो मेंशन था, 2 चीज़ों का जो खास मेंशन था, वो एक था कवच और दूसरा था वंदे भारत ट्रेन्स। कवच बेसिकली एक एंटी कोलाइजन सिस्टम है। साइंस एंड टेक में इसका ज़्यादा जो है कि सारी ट्रेन्स जो है ये कनेक्टेड होती हैं, इनमें RFID होती है और रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू ये ऑपरेट कर रही होती हैं। और ये जो है सिस्टम, ये जो कोलाइजन है, जो हेड ऑन कोलाइजन है, उससे बचाता है, ट्रेन एक्सीडेंट से बचाता है। इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को ओवरव्यू करना पड़ेगा। एंड दिस TCAS क्या है? ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ये कवच है बेसिकली। रेडियो कम्युनिकेशन, GNSS GPS के थ्रू ये ऑपरेट करता है, रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ करता है। RFID रीडर जो है, RFID इसको इसके थ्रू ये ऑपरेट होता है और हेड ऑन कोलाइजन से ट्रेनों को बचाता है। वंदे भारत 2.0 है और ये उसके स्पेक्स हैं, ध्यान रखिएगा। कवच इसमें इंस्टॉल है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्लड प्रूफिंग है, 0 to 116 129 सेकेंड्स, ये इसकी सो इंडिया का अपग्रेडेशन हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन्स हैं। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि वंदे भारत कहाँ कहाँ चल रही हैं, जितनी नंबर ऑफ़ ट्रेन्स है। अगर हम देखें कि दिल्ली से चल रही हैं, जैसे वाराणसी से शुरुआत हुई थी, फिर उसके अलावा हिमाचल तक जा रही है। सो अभी मुंबई अहमदाबाद हुई है, साउथ की तरफ वंदे भारत एक्सटेंड हो रही है। तो ये इस साल कहाँ कहाँ वंदे भारत एक्सपैंड हुई है, मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। यस, वंदे भारत इस साल कहाँ कहाँ, किन किन सेक्शंस में वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कौन कौन से पेयर ऑफ सिटीज़ हैं जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इंपॉर्टेंट है। मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज व्हेन यू विल सर्च, आई रियली आई कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन, दैट्स नॉट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे कुछ सर्च करने का बोलता हूँ, बेसिक चीज़ें बता दो, फिर स्टूडेंट से बोलो सर्च करने का, तो मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन जब आप उसे सर्च करोगे तो आप अपने लेवल पे 10 चीज़ें सर्च कर लोगे, 10 चीज़ें आपके नज़रों से गुजर जाएंगी और वो कब हेल्प कर जाएगा, वी इवन डोंट नो। सो यस, दिस वी कैन डू। उसके अलावा एयरपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में हमारे यहाँ 74 एयरपोर्ट्स थे, अब हमारे यहाँ 147 एयरपोर्ट्स हैं। उड़ान स्कीम, उड़ान योजना, दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें एयरफेयर को कैप कर दिया गया है 2500 पर सीट पर आवर ऑफ अ फ्लाइट, और more than 66 lakh seats, such seats have been generated so far. 13 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 4 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। उड़ान से पहले जो है ये 7 स्टेट्स थे, और 108 एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान 1 एंड उड़ान 2. So this is about the air connectivity. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो हर पिछले 7 सालों में हर दिन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुए हैं।
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमारे यहाँ एनहांस हो रही है और हर रोज़ पिछले 7 सालों में 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुए हैं। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पुरानी स्कीम्स हैं, एक बार इसकी पर नज़र ज़रूर डालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पहले पिछले 7 सालों में रोज़ 10-11 हज़ार घर बने हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। पक्का हाउसेज जो है 3.5 करोड़ से ज़्यादा पुअर फैमिलीज़ को इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। ग्राम सड़क योजना, रूरल रोड्स का जो नेटवर्क है उसका डेंसिटी जो है वो बढ़ी है, 7 लाख किलोमीटर 2021-22 में थी, जो 7 लाख ऑलमोस्ट पिछले 7 साल में डबल लगभग जो रूरल रोड नेटवर्क है उसकी लेंथ डबल हुई है। एंड 99% ऑफ द हैबिटेशंस जो हैबिटेशंस हैं गांव कस्बा जो भी आप कहें 99% जो है वो कनेक्टिविटी रोड्स की हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो रूरल अलग है। और बेसिकली दिस इज़ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की जो अर्बन माइग्रेटेड पुअर है उनके लिए जो है ये चीज़ हो रही है। एंड दिस इज़ बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं कि जो अर्बन पुअर है, हमारा जो बेसिक टारगेट है इस स्कीम का आवास योजना अर्बन का, कि जो अर्बन पुअर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर होना है। जो अर्बन पुअर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2021-22 तक का डेटा है और ओवरऑल आपको डेटा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पिछले 7 सालों में लगभग जो रूरल रोड्स का नेटवर्क है वो लगभग 2 गुना हो गया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। फाइन। मेट्रो जो नेटवर्क है वो इंक्रीज हुआ है। And this is a new thing, that is the FAME India scheme. So FAME मतलब faster adoption of adoption and manufacturing of electric एंड हाइब्रिड ऐड कर सकते हैं आप व्हीकल्स इन इंडिया। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये फेम जो है वो स्कीम है। बेसिकली दिस इज यू नो एंड दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ये यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट में 7,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस, और जाहिर सी बात है ईवी इज़ द न्यू नेक्स्ट बिग थिंग विच इज़ कमिंग इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसको गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको गवर्नमेंट सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट को ये भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि लोगों को कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना है, और गवर्नमेंट को उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, चार्जिंग स्टेशंस। सो ओवरऑल चीज़ें जो हैं क्योंकि ग्रेजुअली इसकी वजह से होगा ये कि हमारा जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड है वो कम होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए जॉब होंगे, कार्बन एमिशन कम होगा, और नो डाउट इसमें बायर को इंसेंटिवाइज कर रहा है एस्टैब्लिशिंग चार्जिंग स्टेशंस। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पेट्रोल स्टेशंस है वैसे चार्जिंग स्टेशंस भी होना ज़रूरी है, वरना ईवीज़। सो एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया कि आप ईवीज़ लेके आइए, दूसरी तरफ से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज़ फेम दैट इज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री का ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं, हाइब्रिड व्हीकल से भी एसोसिएटेड है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वाटर एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो 2 चीज़ें हमको दिखती हैं, एक है जल जीवन मिशन, दूसरा हाइड्रोजन मिशन। सो 3 साल हो चुके हैं जल जीवन मिशन को, 11 करोड़ परिवार जो हैं पाइप्ड वाटर सप्लाई से बेनिफिट मतलब कनेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन मिशन जो कि ग्रीन एनर्जी और फॉरेन डिपेंडेंसी, दोनों चीज़ें हमें कि हमारा ग्रीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, और जो हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी जो विदेशों के ऊपर हम निर्भर हैं वो कम हो। नॉन फॉसिल फ्यूल जो हैं अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 9 years विच इज़ अहेड ऑफ शेड्यूल। सो हम इसमें कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं
उसको हम बढ़ाएं तो वो हमने वी आर अहेड इन टारगेट, अहेड ऑफ टारगेट एंड टाइम इन दैट। जो हमें नेट, हमारा टारगेट क्या है ये ध्यान रखिएगा, नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070, और सोलर पावर कैपेसिटी को हमने बढ़ाया है 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20 गुना कर दिया है पिछले 8 सालों में। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर यू ऑल दैट इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में 4 है। कमेंट सेक्शन में बताइए ऊपर 3 कौन है। यस, थोड़ा सा तुम लोगों को भी, तुम्हारे दिमाग को भी काम दिया जाए। दिस इज जल जीवन मिशन, सबको पाइप्ड वाटर सप्लाई बाय 2024, ये सरकार का टारगेट है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, द हाइड्रोजन मिशन, सो एक्सपेक्टेड जो हम 2030 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, यू नो 60 to 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो इससे होगी, 1 लाख करोड़। इसका फ़ायदा क्या होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बचेगा, 50 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा जो एमिशन है हम उससे बच पाएंगे, 6 लाख जॉब क्रिएट होगी, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। उसके अलावा हेल्थ की बात की उन्होंने, हेल्थ की बात करें तो पीएम आयुष्मान भारत योजना इम्पॉर्टेंट है, जन औषधि केंद्र, सो मेडिसिन, लो कॉस्ट मेडिसिन, जन औषधि केंद्र, 9000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र हैं। और इन स्कीम्स की वजह से जो भारत का पुअर है, जो गरीब तबका है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में नीचे आता है, उसने अपना 1 लाख करोड़ रुपया बचाया है। इन स्कीम्स ने क्यूमुलेटिव जो भारत का लोअर इनकम ग्रुप है, जो पुअर सेक्शन है, उसका इन स्कीम्स की वजह से 1 लाख करोड़ रुपया जो है बचा है। गवर्नमेंट इज़ मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, भारत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, फाइन। More than 260 medical colleges were opened between 2014 and 2022. That's a big thing, yeah. I still remember when I was in class 12th में हम थे तो बहुत लिमिटेड मेडिकल, इतने मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में होते थे कि ज़बानी याद हो जाते थे। बट आज, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट हाउ मच, लाइक 17-18 years back, almost 2000, yeah, ऑलमोस्ट 18 years बैक लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस थे। पिछले 7-8 सालों में यू कैन सी 260 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हुआ है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 50% बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान भारत योजना आर वुमेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैटरनिटी लीव, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैटरनिटी लीव वाला जो है ये अब चेंज हो गया है, तो ये एग्ज़ाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 12 हफ्ते से 26 हफ्ते मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से ज़्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं। मुद्रा स्कीम के बारे में फिर से बात की, एंड दैट इज़ अ वेरी यूनिक फिगर दैट 70% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ द मुद्रा स्कीम इज़ आर वुमेन। ये ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा ना तो परेशान नहीं होना है कि यस है, मतलब वो ऐसे ही नहीं पूछा है, वो किसी वजह से पूछा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस चीज़ को मेंशन किया गया, हाईलाइट किया गया कि 70% जो मुद्रा स्कीम की बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो कौन है, वो महिलाएं हैं। उसके अलावा सरकार ने सैनिटरी पैड्स, सेपरेट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सरकारी स्कूलों में जो टॉयलेट्स हैं या तो वो हैं ही नहीं, और हैं तो सेपरेट नहीं हैं गर्ल्स एंड बॉयज़। सो ये चीज़ करी गई। सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकारी स्कूलों के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू किया जा रहा है, विच इज़ अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो। और इसका आपको एक बेनिफिट दिखेगा कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुआ है। बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था, जैसे ही बच्चियां जो हैं वो अपने एडोलसेंट फेज में जा रही थी, टीनेज में जा रही थी, ख़ास तौर पे गांव में, क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं है, द पेरेंट्स वर पुलिंग देम बैक कि मत जाओ। और ये देखा गया था कि इस वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, विच वॉज वेरी आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी लीव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस उसमें काम किया, एंड
दिस इज़ देयर. आफ्टर दैट सुकन्या समृद्धि योजना. सुकन्या समृद्धि योजना जहाँ सेविंग अकाउंट्स बच्चियों के लिए जो है, जिसमें दे आर दिस फॉर वुमेन, बच्चियों के लिए है ख़ास तौर पे. और दिस इज़ फॉर देयर सेविंग्स स्कीम, बेसिकली सेविंग्स स्कीम फॉर गर्ल्स. इसमें क्या है, इसका एक बार फीचर्स हम देख लेते हैं. सो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें 10 साल तक की उम्र तक की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. 10 साल की उम्र तक जो है ये लड़कियों का एक अकाउंट चाहे पोस्ट ऑफिस में चाहे कमर्शियल बैंक्स में खुलवाया जा सकता है. 0 to 10 ईयर्स. 18 साल तक विड्रॉवल नहीं है. बेसिकली 18 नहीं, अब आई गेस वो 18 है एज ऑफ नाउ. अर्ली मैरिज को अवॉइड करने के लिए ये अकाउंट 21 साल तक ऑपरेटिव रह सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग. मिनिमम जो है वो 250 रुपये है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर है. और मैच्योरिटी पे उनको बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे. सो ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड, ये जो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कैंपेन है, ये उसका पार्ट है. एंड दिस इज वर्किंग. न्यूमरस अकाउंट्स हैव बीन ओपन अंडर दिस. एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की बात करें, सो 300 न्यू यूनिवर्सिटीज़, 5,000 न्यू कॉलेजेस इन द पास्ट 8 years. गुड. TOPD टॉप स्कीम जो है, टारगेट ओलंपिक पोडियम. ये स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया की बात हो रही है. खेलो इंडिया इस बार मध्य प्रदेश में हो रहा है. एंड स्पोर्टिंग टैलेंट हम देख रहे हैं कि स्पोर्टिंग टैलेंट जो है वो प्रमोट भी हो रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. सरकार की तरफ से बहुत अच्छी जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इन चीज़ों में. दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर. सोशल जस्टिस की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का मेंशन हुआ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेंशन हुआ और सुगम्य भारत अभियान का. सो लोन्स जो है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, SV दैट इज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. फाइन. सो स्ट्राइविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि. AN is SV स्ट्रीट वेंडर, AN आत्मनिर्भर एंड देन स्वनिधि स्कीम. फाइन. इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशल असिस्टेंस है. उसके अलावा योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यहाँ पर 500 ब्लॉक्स को अब डिस्ट्रिक्ट्स के आगे हम ब्लॉक्स के लेवल पर जा चुके हैं. एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो सबसे ज़्यादा 500 अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप ब्लॉक्स थे, उनको टारगेट किया गया और उनके डेवलपमेंट को जो है इसमें टारगेट किया गया है. ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यू कैन सी इन दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, 19 ज़िले आते हैं. उसके अलावा उसके बाद जो है बिहार 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. फिर छत्तीसगढ़ में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. देन उड़ीसा 9 डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश, बंगाल. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमें ईस्टर्न रीजन को जो फोकस करना है वो इसीलिए, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जो अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं क्लस्टर है बिल्कुल एक साउथ में, आई एम सॉरी ईस्ट में ईस्ट में बिल्कुल एक क्लस्टर बन जाता है इन डिस्ट्रिक्ट्स का, जहाँ डेवलपमेंट जिनको हमने बैकवर्ड कहा है, दिस आर टर्म्स एट बैकवर्ड. और यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जैसे आप ही लोग जब IAS बन जाओगे ना, तो डिप्यूटी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी लेवल को हर किसी को अलग अलग मिनिस्ट्रीज से जो है ड्रॉ किया गया. पूरा एक ब्यूरोक्रेट्स का एक पूल बनाया गया और हर ऑफिसर को जो है 75 विलेजेस इसमें 75 विलेजेस जो है एक ऑफिसर को अलॉट किया गया. 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसमें किए गए थे. ट्राइबल वेलफेयर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, अमृत जलधारा, युवा उद्यमी योजना, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम्स चल रही हैं. देन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ट्राइबल जिसमें जो 36,000 ट्राइबल डोमिनेटेड जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जा रहा है इसमें. आदर्श ग्राम योजना वेयर फॉर 1 year दे विल अडॉप्ट विलेजेस एंड सो ऑन. उसके अलावा वन धन विकास केंद्र, इसकी बात हो रही है. 3,000 से ज़्यादा जो है ये दे हैव बीन ओपनड एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी. एकलव्य मॉडल स्कूल्स फॉर ट्राइबल एरियाज़ में. ट्राइबल
में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और उसमें एजुकेशन का कहना चाहिए कि जो एजुकेशन है उसका पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूल्स 400 से ज़्यादा ट्राइबल एरियाज में दिस इज़ बीन डन. Constitutional status to National Commission for Backward Classes. Mention the article in the comment section. किस आर्टिकल के तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से आर्टिकल में है? मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. यस. डिफेंस की बात करें तो अग्निवीर और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बॉर्डर विलेजेस हैं कई बार वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, कई बार वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, बहुत सालों नहीं भी हुआ क्योंकि एग्रेशन और सारी चीज़ों की वजह से. तो उन गाँवों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं. वहाँ पर एम्यूनिटीज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है उनको बेहतर करने की बात है. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो कई सालों तक एक नक्सलिज्म हम जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक थ्रेट था हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये अब सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तक लिमिटेड है. ग्रेजुअली ये भी जो नक्सलिज्म है या LWE जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये भी अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, कम हो रहा है. एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो सर ये तो इस बार कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. चाहे वो G20 की बात हो, चाहे वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, हम दोनों को चेयर कर रहे हैं. SCO की चेयरमैनशिप है, G20 की प्रेसिडेंटशिप है और क्वाड दिस योर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर टेररिज्म कमेटी अक्टूबर 22 में ये हुआ था. UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसकी मीटिंग इंडिया में हुई. सो जो हमारा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सारी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर हम we are working on that, and India will definitely emerge as the world leader. Definitely emerge as the world leader, and ये जो प्रोग्रेस है ये डेफिनेटली 2047 तक, और बल्कि मतलब दिस इज़ पर्सनल कि इंडिया जो है 2047 से पहले ही डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आएगा, एक समृद्ध देश होगा. और इसी कामना के साथ आई एम एंडिंग दिस सेशन. आई होप इंसाइट मिला, थोड़ा सा डिकोड किया प्रेसिडेंशियल एड्रेस को, और आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो ऐसी सीरीज़ आती रहेगी, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.